एक किसी गांव में नूतन और संध्या नाम की बहनें रहती थीं, जो अव्वल दर्जे की कंजूस टेलर्स थीं। उन्होंने उस गांव में अपनी सिलाई की दुकान शुरू की और उस पैसे से वे अपनी आजीविका चला रही थीं। एक दिन संध्या का सेल फोन बजने लगा। संध्या ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, ओह तुम हो, अभी आ रहे हो? आओ आओ, मैं दुकान खोलती हूँ। उसने कहकर फोन काट दिया। तभी नूतन संध्या के पास आई। किसका फोन था? तुमने कहा दुकान खोल रही हो। सागर था, आया था ना उस दिन, जो हमसे पूरी बाजू की कमीज सिलने के लिए कहा। सिल दी फिर तुमने? अभी तक नहीं सिली होगी क्या? तुमको पता नहीं है क्या, जब काम की बात आती है तो मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ। डेडिकेटेड नहीं, डेडिकेटेड। इसका मतलब होता है काम के प्रति प्रतिबद्ध होना। अंकिता को लगन से काम करना स्वीकार करना चाहिए ना आका। जोक था? नहीं दीदी, गुदगुदी थी। ऐसा? मुझे लगा कि कुछ कॉमेडी सीन किया तुमने। हम जो कुछ भी बस सोचते हैं और करने के लिए हाथ नहीं हिलाते, उसमें कुछ हासिल नहीं होता है। मैं दुकान जा रही हूँ, आप खाना बनाना खत्म कर तुरंत दुकान पर आ जाना। इतना कहकर उसने अपना हैंडबैग लिया और अपनी स्कूटी चलाने लगी। क्योंकि सड़क बहुत ढलान वाली थी, बिना बाइक स्टार्ट किए वो बस आगे बढ़ रही थी और जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गई। अब मुझे लिफ्ट चाहिए होगी। वो अपनी स्कूटी से नीचे उतरी और लिफ्ट मांगने लगी। वो लिफ्ट मांग ही रही थी कि कावेरी नाम की एक लड़की ने उसे देखा और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? कहाँ तक के लिए? हाँ मैडम, उस पेट्रोल की दुकान तक। बैठो, ले चलूंगी। लिफ्ट मेरे लिए नहीं, मेरी स्कूटी के लिए भी चाहिए। स्कूटी के लिए क्या? मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है और क्योंकि आप एक अच्छी हैं, इसीलिए आपने मुझे लिफ्ट ऑफर की। लेकिन फिर वापस आते समय मुझे आप जैसे अच्छे लोग शायद नहीं भी मिले, है ना? कावेरी ने स्थिति को समझा और संध्या को बिठाकर स्कूटी को खींचकर ले गई और उसे जगह पे ड्रॉप किया। संध्या अपनी दुकान पर पहुंची और सागर को कॉल किया। उसने कहा कि वो 1 घंटे बाद आएगा। तब तक नूतन तैयार हो गई और बस स्टैंड पहुंची। संध्या ने नूतन को फोन किया और उसने उसका फोन रिसीव करके कहा, बताओ संध्या, तुम्हें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा दीदी? मैं बस से आ रही हूँ बहन, इसमें कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। बिना किसी देरी के तुम आस्तीन तक काटना शुरू कर दो। मैं आकर गर्दन का हिस्सा और पैर का हिस्सा काटूंगी। शाम तक चलो काम खत्म कर लेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। बस स्टैंड में मौजूद लोगों ने संध्या की बात सुनी तो उससे दूर हो गए। नूतन को कुछ समझ नहीं आया। मैं कोई कसाई नहीं, बल्कि एक लेडीज टेलर हूँ। मैं एक ड्रेस मटेरियल की बात कर रही थी। जब उसने ऐसे कहा तो सब हंसने लगे। कुछ देर में बस आई और सभी बस में चढ़ गए और आधे घंटे बाद नूतन बस से नीचे उतरी और कुछ दूर पैदल चलकर अपनी दुकान पहुंची। नूतन ने बस स्टैंड के जोक के बारे में बताया और दोनों ने कुछ देर तक उसके बारे में हंसी टिटोली की। तब तक एक कॉलेज की छात्रा उनके पास आ गई। पैंट सिलने का कितना चार्ज लेती हो? 300 रुपए। कमीज सिलने के लिए कितना चार्ज करती हो? 135 रुपए। ऐसा? मेरे लिए कमीज सिल दो, लेकिन वो लंबी होनी चाहिए। कितनी लंबी होनी चाहिए? ज्यादातर ये घुटनों तक होती है ना, लेकिन मुझे पूरी लंबाई चाहिए। फिर आपको हमें 435 रुपए देने होंगे। इस तरह वो हंसने लगी। ये सुनकर वो छात्रा वहां से चली गई। संध्या फिर कपड़े सिलने में लग गई और नूतन कपड़ा काट रही थी। 10 मिनट बाद सागर उनकी दुकान पर आया। हेलो संध्या, कैसी हो तुम? हाय सागर, तुमको साइड प्रॉब्लम है क्या? क्यों? तुमको ऐसा क्यों लगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब मैं काम करने में बिजी हूँ तो तुम आकर मुझसे पूछते हो कि मैं कैसी हूँ, इसलिए। ओके ओके, तुमने मेरी फुल हैंड शर्ट सिल दी या नहीं? बहुत पहले ही। ये कहकर उसने उसे आधे हाथ की कमीज दी। ये देखकर सागर चौंक गया। फिर कुछ पलों बाद, ये क्या है?
मैंने तुमसे पूरे हाथ सिलने को कहा, तुमने मेरे लिए हाफ हैंड शर्ट सिली। ये ठीक नहीं है। जितना कपड़ा था उस हिसाब से ही सिली है। पेड़ जितना बड़ा होगा हवा भी उतनी ही ज्यादा होगी ना। इसी तरह शर्ट पीस जितना था उस हिसाब से शर्ट भी सिल दी। नहीं जी, मैं फुल स्लीव्स के हिसाब से ही कपड़ा लेकर आया था। आपने हाफ स्लीव शर्ट सिलकर बाकी का कपड़ा किसी और कपड़े में लगा दिया क्या? हाँ सच है, आपके कपड़े से हमें मिलने वाले पैसों को हम कहाँ छिपाएं समझ ही नहीं आ रहा। जब वो सागर के साथ बहस कर रही थी तो सुगुनम्मा नाम की एक महिला एक बच्चे का हाथ पकड़कर वहाँ आई। बच्चे ने जो निकर पहनी हुई थी वो मल्टी कलर्ड थी। सागर ने देखा कि उसकी कमीज के कपड़े का टुकड़ा भी उस लड़की की निकर में लगा था। उसने गुस्से से देखा और वहाँ से चला गया। सुगना आंटी, इस बच्चे को लेकर क्यों आई हो? ये क्या बनाया तुमने? तुमने मुझसे बच्चे के लिए एक फुल पैंट सिलकर देने का वादा किया था। तुमने मुझे क्या पकड़ा दिया है? कपड़ा जितना था सिल दिया। मैंने तुमसे पूरी लंबाई का पैंट सिलने के लिए कहा, लेकिन तुमने सिर्फ 3/4 सिलकर दिया। मैं क्या करूँ इसका? ये तो बहुत ही मजेदार है। सिलने को कहते कुछ हो और मांगते कुछ हो। कपड़ा कम देकर ज्यादा बोलते हो। जाओ जाओ, ग्राहक आएंगे। संध्या गुस्से में उस पर चीखी। सुगुनम्मा गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। केशवपुर गांव में गोविंद और सीतम्मा रहने वाले एक मध्यम वर्गीय दंपति थे। उनकी कविता और नूतन नाम की 2 बेटियां थीं। वो दोनों बच्चों को शिक्षित करने का बोझ नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने कविता को अपने साथ काम पर लगा लिया और दूसरी बेटी नूतन पढ़ाई के लिए शहर जाने लगी। देखो बहन, अगर तुम अच्छी तरह पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अयो दीदी, तुम मेरी पढ़ाई के बारे में जानती हो ना। मैं अच्छे से पढ़ूंगी और कुछ बनकर भी दिखाऊंगी। तुमको आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? इसकी बजाय दोनों काम करो और पैसे बचाओ ना, तब भी जीवन सुखमय हो जाएगा। हाँ बेटियों, तुम्हारे पिता के कहे अनुसार मिलकर काम करते हैं, मिलकर कमाएंगे और साथ भी रहेंगे और फिर तुम दोनों की शादी कर देंगे। अब्बा, तुम दोनों ऐसे ही सोचते रहोगे। बहन जब पढ़ाई के लिए जा रही है तो तुमको शादी की चिंता सता रही है। माँ, पापा, मैं सब अच्छा करूंगी। यहाँ गांव में कैसे आपका नाम रोशन किया, वैसे ही शहर में भी नाम कमाऊंगी। आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे। आप मेरी चिंता नहीं करो, बिल्कुल नहीं। बहन ऐसे ही बात करती रहेगी तो बस चली जाएगी। चल। बड़ी बेटी के कहने पर गोविंद ने उसका बैग उठा लिया और बाहर आ गया। वे सभी नूतन को विदा करने बस स्टैंड पर आ गए। तभी बस आ गई और नूतन अपना सामान लेकर बस में चढ़ गई। बस स्टैंड से बस आगे चल पड़ी। उसने सभी को अलविदा कह दिया। 2-3 घंटे बाद बस शहर पहुंची और नूतन बस से उतरकर ऑटो पकड़कर कॉलेज पहुंची। वहां उसने प्रिंसिपल से बात की और गर्ल्स हॉस्टल गई, जहां वो बिस्तर पर बैठकर फोन पर कविता से बात करने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन नूतन 5 महीने की गर्भवती होकर घर लौटी। उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। बिना शादी किए नूतन को गर्भवती देखकर उसकी माँ भड़क उठी और उसे पीटने ही वाली थी। तभी कविता ने बीच में आकर, माँ, अब बहन कोई साधारण लड़की नहीं, वो 5 माह की गर्भवती है। जल्दी मत करो और उसे इस तरह ना मारो। एक बार उससे पूछो तो कि क्या हुआ, फिर बात करना उससे। ये सुनकर माँ सीतम्मा रोने लग गई। तब नूतन भी रोते हुए कहने लगी, माँ, पापा, दीदी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्रसाद नाम का एक लड़का, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों में प्रेम हो गया। बाद में हम आपको बताकर और मनाकर शादी करना चाहते थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, मिलते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन एक दिन प्रसाद कहीं चला गया, अब तक वापस नहीं लौटा। तब मुझे समझ आया कि प्रसाद ने मुझे धोखा दिया है।
नूतन आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाई, सिर्फ आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ माँ उस पर बहुत भड़क रही थी। गोविंद उस पर चिल्लाने के बजाय चुपचाप आंसू बहा रहा था। इस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी मेरा हर किसी के सामने कुछ सम्मान था, कुछ प्रतिष्ठा थी। अगर लोगों को ये पता चला तो लोग मेरे मुंह पर थूक कर जाएंगे। वे सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। मैं इन सभी लोगों के सामने सिर उठाकर कैसे चल सकूंगा बेटी? अब तुम ही मेरी उम्मीद हो, क्या करोगी, कैसे करोगी, लेकिन तुमको करना है। अब तुमको ही हमारे माता पिता की प्रतिष्ठा और उनके सम्मान को बनाए रखने का उपाय ढूंढना है। उसने अपनी बहन से विनती की। ये सुनकर उसकी बहन कविता गहरे विचार में पड़ गई। उसने हर तरफ से और सभी दिशाओं में सोचा और फिर बोली, माँ, पापा, निराश मत होइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और फिर आप अपनी सलाह और सुझाव दीजिए। तीनों बिना कुछ कहे कविता को ही देख रहे थे। अब हमें बहन की गोद भराई की रस्म करनी है। ऐसे ही कैसे हम गोद भराई कर देंगे? फिर सब हमसे पूछेंगे नहीं कि शादी कब हुई? तरह तरह के संदेह पैदा नहीं हो जाएंगे क्या? हम भी तो यही चाहते हैं। फिर हम उन्हें बताएंगे कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि लड़के को यूएसए जाना था, हमने उनकी शादी एक मंदिर में करा दी है। बाद में हम एक रिसेप्शन भी करना चाहते थे, लेकिन गांव में स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो भी नहीं हो सका। बाद में करेंगे, बाद में जरूर करेंगे बस। इससे पहले कि कविता अपने शब्दों को पूरा कर पाती, गोविंद बीच में बोल पड़ा। ठीक है बेटी, अभी तुमने जो कहा हमें सबको वही बताना होगा। ये सही है और लोग मान भी जाएंगे इस बात को। तब सभी को कविता का विचार पसंद आया। एक दिन उन्होंने पुजारी को बुलाया और उसकी गोद भराई की रस्म पूरी की। जब ग्रामीणों ने उनके दामाद के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्होंने बिना किसी डर के सभी को पूरी बात बता दी। महिलाओं ने आकर नूतन को आशीर्वाद दिया और निश्चिंत होकर अपने घर चली गईं। फिर उन्होंने सभी मेहमानों के लिए दोपहर का भोजन भी परोसा। गोद भराई की रस्म पूरी हो गई। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। एक दिन प्रसाद नूतन के घर आया। उसने खुशी खुशी उसे घर पर सभी से मिलवाया। फिर प्रसाद बोला, अंकल, मौसी, नूतन, कविता, प्लीज मुझे माफ करो। आई एम रियली सॉरी। मैं नूतन को तहे दिल से प्यार करता हूँ। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। हम दोनों आपको आकर बताना चाहते थे। तभी मेरे पिताजी को उनके व्यापार में घाटा हुआ और मुझे वहीं रुकना पड़ा क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं थी। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो मैं नूतन से मिलने आया और मुझे पता चला कि वो वहाँ नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखी और अपनी नूतन का पता लगाया और आज मैंने उसे ढूंढ ही लिया। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सुनकर सभी को संतोष।